हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम फिर से 3 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कवर करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे कि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को एक वीडियो मिल जाए जिसमें 3 से 4 और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आप कवर कर लें और ये पूरे के पूरे सेक्टर को खत्म करें। तो चलिए आज ही कंपनियों के ऊपर अपना वापस फोकस ले आते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ। अगर हम इनके मार्केट कैप को देखने जाएँ तो 18,400 करोड़ रुपए के आस-पास इनका मार्केट कैप है। और अगर आप देखोगे ना इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है पिछले 3-4 क्वार्टर में। और यहाँ पर परफॉर्मेंस से इश्यू एसेट क्वालिटी में या मैनेजमेंट क्वालिटी में या कोई डिसीजंस में नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम है रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ कि जो कंपनी पहले 27-28% 30% के आसपास का ग्रोथ लेके आया करती थी, अब उसका ग्रोथ रेट नीचे आ गया है। वो उतने रेट पे ग्रो कर नहीं पा रही है। अब उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जिस सेगमेंट में ये लोग कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर इनका बेस बढ़ गया है, उस बेस इफेक्ट के ऊपर ये ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे, इतने बड़े बेस के ऊपर ये लोग ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे। एंड ऑफ द डे मार्केट को ये मतलब है ग्रोथ से, मार्केट देखेगा कि भाई आप ग्रोथ नहीं ला पा रहे, तो आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। ये चीज़ हमें समझ के चलना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे तो ये जो बाकी ज़्यादा पेस पे जो कंपनी चल रही है, जैसे होम फर्स्ट हो गया, होम फर्स्ट एक प्रीमियम वैल्यूएशन एन्जॉय कर पाता है और इसी रीज़न की वजह से कर पाता है कि वो अभी भी अपनी लोन बुक को एक अच्छे रेट पे बढ़ा पा इन सारी कंपनियों से ज़्यादा रेट पे बढ़ा पा रहा है। तो चलिए इनकी कहानी थोड़ी-सी देख लेते हैं। अगर हम इनके एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 21% के आसपास का एयूएम में ग्रोथ आया, 17% के आसपास का पैट में ग्रोथ आया और अगर इनके एयूएम साइज के बारे में बात करें तो कुछ 24,000 करोड़ रुपए के आसपास इनका एयूएम पहुंच गया। अब देखो अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखोगे तो 21% कोई बुरा ग्रोथ नहीं है। बट हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि जब भी हम ग्रोथ देख रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई हमें इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ग्रोथ देखना है। अगर आप देखो हमारे पास बहुत सारी ऐसी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो इससे बहुत ज्यादा ग्रोथ लेके आ रही है। अब हमें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसका बेस कितना है कि भाई कोई 1,000 करोड़ के ऊपर ही 50% का ग्रोथ लेके आ रहा है या कोई 1,00,000 करोड़ रुपए के ऊपर 50% का ग्रोथ लेके आ रहा है। हमें वो क्वांटम से मतलब है कि ग्रोथ कितना लेके आ पा रहे हो आप, 20% ला रहे हो, 50% ला रहे हो, 100% ला रहे हो, वो कितना ला रहे हो, उससे हमें मतलब होना चाहिए। तो इनका 24,000 करोड़ रुपए के एयूएम पे ये लोग बहुत तेजी से ग्रोथ ला नहीं पा रहे, सिर्फ 21% के आसपास का ग्रोथ बन रहा है। जबकि हमें हमारे पास ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो मोर देन 30% के आसपास का इसी सेगमेंट में, इसी सेक्टर में ग्रोथ लेके आ पा रही है। इसीलिए ये थोड़ा-सा रिलेटिवली आपको अंडर वैल्यूड लगेगा, बट इसके अंडर वैल्यूएशन का एक कारण है, वो है इसका थोड़ा-सा स्लो पेस ऑफ ग्रोथ, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका भी डिस्बर्समेंट हो रहा 20%, तो ठीक है, ये यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि 20% के आसपास से डिस्बर्समेंट बढ़ रहा है, मतलब आपकी लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ तो यहाँ पर दिख रहा है कि भई आप बहुत लंबे समय तक ये जो एयूएम का ग्रोथ है, इसको सस्टेन तो ज़रूर कर पाओगे, बट ये 21% से बात बनेगी नहीं, आपको 21% से थोड़ा-सा ज़्यादा ग्रोथ करना पड़ेगा, वो चीज़ यहाँ पर अभी आते हुए हमें देखने को मिल नहीं रही। अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और यील्ड की, तो ये मोर और लेस स्टेबल रहा है। इसी की वजह से आप देखोगे इनका स्प्रेड भी स्टेबल ही रहा। पर अब हम ज़्यादातर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी कंपनी में यही देखेंगे कि अब या तो जो भी आपके जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, या तो वो पीक आउट हो चुकी होगी, स्टेबलाइज़ हो जाएगी या वहाँ से नीचे आने लगेगी, वहाँ से सस्ता होने लगेगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या कर रही हैं, स्विच कर रही हैं कि पहले वो अपनी जो बोरोइंग थी, जो वो पैसा खुद उधार लेते थे, उसको फिक्स्ड इनकम पे रखती थी। अब वो उसको फ्लोटिंग इनकम पे लेके जा रही है। जिससे जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट है, तो उनके लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, वो भी नीचे आए। तो ये आपको बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा और ये इनके लिए अच्छी चीज़ है। जैसे एक तो एक कस्टमर को भी थोड़ा-सा रेट कट पास ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर भी इनके पास ही ज़्यादा टिका रहेगा। वो और कोई दूसरी कंपनी के पास जाएगा नहीं। ये चीज़ भी हमें समझना है। अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो वो भी बहुत बेहतरीन लेवल पे मेंटेन्ड है। ग्रॉस एनपीए 1.1% का, नेट एनपीए 0.9% का। तो एसेट क्वालिटी के टर्म्स में तो यहाँ पर अभी हमें दिक्कत आता हुआ देखने को मिल नहीं रहा। अगर हम आरओई के बारे में बात करें तो आरओई इनका गिर गया फ्रॉम 19.7% टू 15.8%। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो गिरावट है इसको हमें किस तरीके से देखना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम आरओए के बारे में बात करें तो आरओए भी नीचे गिर गया। इनका आरओए गिर गया फ्रॉम 4.6% टू 4.4%। अगर इनकी प्रेजेंस के बारे में बात करें, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात करें, तो इनका 20 स्टेट्स में प्रेजेंस है, 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंस है विद अ ब्रांच नेटवर्क ऑफ 557 ब्रांचेस। अच्छा जी। अब
वही उसी कैटेगरी कस्टमर को ये लोग कैटर करने की कोशिश करते हैं जो बाकी सारी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी करने की कोशिश करती है। 78% ऑफ द कस्टमर कम्स फ्रॉम द लो इनकम ग्रुप। लो इनकम ग्रुप का मतलब एनुअल इनकम 2 लाख से 5 लाख के बीच में जिन लोगों का एनुअल इनकम है, वहीं पर ये लोग ज्यादा फोकस करता है। अच्छा जी, अगर हम देखने जाएँ, इनके प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम है 1 प्लस डीपीडी बकेट्स में। 1 प्लस डीपीडी का मतलब है कि भाई जो बंदा आपकी एक ईएमआई मिस कर चुका है, अगर हम देखें ग्रॉस एनपीए बहुत बढ़िया 1.1% पे, नेट एनपीए 0.9% पे। बट जो आगे आने वाला प्रॉब्लम है, वो हमें दिख रहा है 1 प्लस डीपीडी बकेट में। 1 प्लस डीपीडी का मतलब है कि सपोज़ मैंने किसी एक एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन ले रखा है और मेरा हर 6 तारीख को मेरा साइकिल आता है ईएमआई पेमेंट का, तो हर 6 तारीख को मेरे को उनको ईएमआई भरना पड़ता है। तो मैं एक ईएमआई मिस कर चुका हूँ, तो मैं 1 प्लस डीपीडी वाली कैटेगरी में चला जाता हूँ। तो जैसे ही मैं 1 प्लस डीपीडी वाली कैटेगरी में जाता हूँ, मेरा ग्रॉस एनपीए तो नहीं बनता ना, बैंक अपनी बुक्स में उसको ग्रॉस एनपीए तो कैटेगराइज़ नहीं करता। बट 1 प्लस डीपीडी में जैसे ही राइज़ आता है, कंपनी को अपनी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है, कंपनी को अपने प्रोविजन्स बढ़ाने पड़ता है। इसी की वजह से हमें देखने को मिल रहा है इनका आरओए और आरओई दोनों ही नीचे गया है, जो एक खराब चीज़ है। तो पहले तो आपका लोन बुक उस पेस पे नहीं बढ़ पा रहा, वो 30, 35, 40% के आसपास का आप ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे। उसके बाद आपकी धीरे-धीरे हमें दिख रहा है कि शायद आगे चल के जो आपके ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए नंबर्स हैं, वो थोड़े से एलिवेट हो सकते हैं। तो एक और प्रॉब्लमैटिक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। चलिए ये चीज़ भी हमने समझ ली। अगर हम इनके निम्स के बारे में बात करें तो इनका निम्स वर अप 19%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज़ अप 20%, बट ड्यू टू राइज इन क्रेडिट कॉस्ट व्हिच ग्रू बाय 15%, 50% से इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया। और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ना कभी भी किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए अच्छी चीज नहीं होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ना मतलब खतरे की घंटी है कि भाई हो सकता है आगे चल के कुछ चीजें खराब हो जाए। हो सकता है। हो सकते पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जैसे जैसे कहीं-कहीं कोई-कोई रीजन्स में कोई सीज़नैलिटी फैक्टर होता है कि भाई जनरली फर्स्ट क्वार्टर में लोग पेमेंट नहीं कर पाते, बट वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर में अपना पेमेंट कर देते हैं, तो बाद में सारी चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाती हैं। तो वो एक वन ऑफ फैक्टर लेके चलना पड़ेगा, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर लोगों ने पेमेंट ढंग से डिफ़ॉल्ट किया है। इसमें ऐसा कोई सीज़नैलिटी फैक्टर हमें आता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें खराब चीज़ें देखने को मिल रही है। पर आप जब आपका क्रेडिट कॉस्ट 50% से बढ़ेगा, तो आपका पैट उस रेट पे बढ़ ही नहीं सकता, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल ही नहीं सकता, इसीलिए आपका पैट बढ़ा सिर्फ 17% के आसपास पे। अगर इनका लेवरेज देखें तो 4 टाइम्स के आसपास ये लोग लेवरेज्ड हैं, 4.5 गुना लेवरेज है, तो इनके पास इनफ स्कोप या इनफ रूम फॉर लेवरेज भी बचा है कि आप 6-7 टाइम्स तक जा सकते हो। तो आपके लिए रनवे ऑफ ग्रोथ तो बड़ा है, बट आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई आपकी ये जो 1 प्लस टीपीडी है वापस नीचे आने लगे, ये जो आपके क्रॉस एनपी, नेट एनपी लेवल्स हैं, ये यहीं पर मेंटेन रहे, यहाँ से इंप्रूव करें, यहाँ से खराब नहीं होने चाहिए। इस चीज़ के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस डीपीडी खराब होना शुरू हो गया है। 1 प्लस डीपीडी खराब होना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या होगा? आपको हो सकता है अगले क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए में हमें जंप देखने को मिलता है, क्योंकि जो बंदे ने 1 ईएमआई मिस कर दी, वो अगर और 2 ईएमआई मिस कर देगा, तो वो ग्रॉस एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में हमें ध्यान रखना है। इसीलिए आपको ये रिलेटिवली सस्ता भी देखने को मिल रहा है कि 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ही मिल रहा है। तो चलिए, ये कहानी हो गई। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस। अगर इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैप है। यहाँ देखो अब एयूएम ग्रोथ आएगा 33% के आसपास का, डिसबर्समेंट ग्रोथ 19% के आसपास का, पैट में ग्रोथ 24% के आसपास का, और टोटल एयूएम साइज इनका पहुंच गया लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो देखो 21% का ग्रोथ, 33% का ग्रोथ, हमेशा मार्केट ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी को ही फेवर करेगा, हमेशा ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी को फेवर करेगा, क्योंकि जो कंपनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, वो छोटे प्लेयर से मार्केट शेयर ले रही है, या वो इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उन सबसे मार्केट शेयर खींच के अपने पास लेके आ रही है। तो हमेशा जिस जो कंपनी मार्केट शेयर एक्सपांड करेगी, शेयर प्राइस भी उसी का ही बढ़ेगा, उसी का ही शेयर प्राइस एक्सपांड करेगा। इस चीज के बारे में भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर कंपनी के गाइडेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का गाइडेंस भी बहुत स्ट्रांग है। अगर हम देखें तो कंपनी कहती है कि वो लोग 20,000 करोड़ मतलब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम ये लोग ऐड कर लेंगे बाय द टाइम ऑफ मार्च 2027। आज हम बैठे हैं मार्च ऑफ 2025 में। अगले 2 साल में कंपनी 8,000 करोड़ रुपए के आसपास ऐड करने की बात कर रही है। तो एक ये बहुत अच्छा टारगेट बन जाता है कंपनी के लिए। इस बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इनके प्रेजेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रेजेंस है 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में विद अ ब्रांच नेटवर्क ऑफ
149 ब्रांचेस, जिसमें से 7 ब्रांच इन्होंने इसी क्वार्टर में खोली है। अच्छा जी, ये चीज़ भी हमने समझ लिया। अब कंपनी ज़्यादातर टारगेट करती है होम बायर्स को जिनका टिकट साइज़ लेस दैन 11 लाख रुपीज़ रहता है, जो जनरली सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी करती भी है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यही कोशिश करती है कि भाई 5 से 15 लाख के टिकट साइज़ के बीच का लोन दे दें। ये चीज़ भी ठीक है। अगर हम इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाएँ तो 29% ऑफ द लोन कम कम्स फ्रॉम गुजरात, 14% आता है महाराष्ट्र से, 13% आता है तमिलनाडु से और जो रिमेनिंग 44% है वो हमारे अलग-अलग स्टेट से कि भाई कुछ राजस्थान से आ गया, कुछ अ, उत्तर प्रदेश से आ गया, कुछ आपका कर्नाटका से आ गया, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चीज़ भी हमने समझ ली। 84% है इनके पास हाउसिंग लोन, 15% है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और रिमेनिंग 1% है आपके शॉप लोन्स या एमएसएमई लोन्स। जैसे हम कल वाली कंपनियों में हमने देखा था कि भाई जो आपका आवास फाइनेंसर्स है और जो आपका एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है, उनके पास एक बड़ा-बड़ा सेगमेंट था स्मॉल बिज़नेस लोन का या एमएसएमई लोन का, जो आवास में 18% के आसपास का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा था, जो एप्टस में 20% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आ रहा था। यहाँ पर वो केस नहीं है। यहाँ पर प्योर एंड प्योर ये कंपनी कोशिश करती है कि हम प्रॉपर्टी के ऊपर ही लोन दें। चाहे या तो वो प्रॉपर्टी घर बनाने के लिए लोन हो या फिर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन हो। हम ज़्यादा एमएसएमई वाली कैटेगरी में घुसना नहीं चाह रहे और जो भी कंपनी आज के दिन एमएसएमई वाली कैटेगरी से थोड़ा-सा दूर रह रही है, वो आज थोड़ा-सा बेनिफिट में, वो थोड़ा-सा ज़्यादा फ्लेवर में है। क्योंकि हमने देख ही लिया है कि भाई माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई वाली साइकिल जो है, वो थोड़ी-सी खराब चल रही है। वहाँ पर जितनी भी कंपनी है, उतना अच्छा रिजल्ट दे नहीं पा रही है। तो ये चीज़ भी हमने समझ ली। देखो, बुराई कुछ नहीं, आपको हमेशा साइकिल रिवर्स होता हुआ देखने को मिलेगा। अब जैसे बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी कह रही है कि ठीक है भाई, जो भी हमारे साथ बुरा होना था, वो हो चुका है। बट यहाँ पर ये कंपनियाँ ऐसी हैं जो हाउसिंग लोन कर रही हैं। तो ये सिर्फ स्पेशलाइज़ करती है हाउसिंग लोन में, तो इसीलिए कर ही हाउसिंग लोन रही है। ये दूसरी तरफ अपना दिमाग चलाना ही नहीं चाह रही। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। ये है यहाँ पर नेचर ऑफ बिज़नेस जो हमें समझना चाहिए। अगर इनके बारे में बात करें तो ये लोग ज़्यादा सैलरीड कस्टमर पे फोकस करते हैं। 68% ऑफ द कस्टमर आर सैलरीड और रिमेनिंग 32% आर सेल्फ एम्प्लॉयड और ये एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट था जो हमें देखने को मिला था एप्टस में और आवास में। वो लोग ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोगों को फोकस करते थे। वहाँ पर वो लोग ज़्यादा लोन देना चाहते थे। अब यहाँ पर फ़र्क क्या होता है? देखो, सारे बिज़नेसेस की अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। ऐसे किसी भी तरीके से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई अगर आप ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन दे रहे हो तो आप सही हो या आप ज़्यादा सैलरीड को लोन दे रहे हो तो आप सही हो। हमें चीज़ समझना चाहिए कि वो चलाना किस तरीके से चाह रहे हैं बिज़नेस को। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोगों को लोन देते हैं, वो लोग थोड़ा-सा ज़्यादा मार्जिन बना पाते हैं या वो थोड़ी-सी ज़्यादा यील्ड ले पाते हैं। तो अगर किसी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा है, तो वो चाहेगा कि यार मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोगों को लोन दे दूँ, जिससे मेरी यील्ड ज़्यादा हो, मेरा स्प्रेड मेंटेन रहे। वहीं जिसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, उसको पता है कि यार मेरा जो बोरोइंग है या जो मेरी फंडिंग बुक है वो बहुत अच्छी है। मेरे पास एक बड़े कैपिटल मैनेजमेंट की एक बैकिंग है। मेरे को पैसा उठाने में दिक्कत नहीं होगी। तो वो कोशिश करता है कि यार मैं सैलरीड एम्प्लॉयी को दूँ, जिसके पास ये तो पक्का है ना कि भाई उसकी हर महीने सैलरी आएगी। हर महीने सैलरी आएगी तो हर महीने मेरे को ईएमआई भी दे देगा। उसके लिए चाहे मैं थोड़ा-सा कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दूँगा। मेरा यील्ड भी अभी भी उतना ही मेंटेन रहेगा क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। अगर इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और यील्ड के बारे में बात करें तो वो मोर और लेस स्टेबल रहा है। इसी की वजह से हमारा स्प्रेड भी स्टेबल रहा। इनके अगर एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी। 1.7% के आसपास का ग्रॉस एनपीए और 1.3% के आसपास का नेट एनपीए। अगर हम आरओए के बारे में बात करें तो आरओए इनका ज़रूर गिर गया, 3.4% पे आ गया, बट आरओई इंप्रूव किया और 16.6% पे चला गया। अब देखो ये क्या हुआ? अब हमने आधार वाले केस में देखा था कि आरओए भी नीचे गया, आरओई भी नीचे गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आरओए तो नीचे गया बट आरओई ऊपर गया। अब यहाँ पर क्या चक्कर है? क्योंकि कंपनी ने कुछ पैसा उठाया था, कंपनी ने अपना जो लेवरेज है, जो डेट है, उसको बढ़ाया था। तो उसमें क्या होता है आरओए का सिंपल फॉर्मूला है कि भाई जो आपका नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय आपका टोटल इक्विटी दैट इज इक्विटी प्लस आपका डेट और टोटल एसेट्स। तो इक्विटी प्लस डेट, अब आपका डेट वाला कंपोनेंट अगर बढ़ गया तो आपका आरओए तो नीचे आ जाएगा बट आपका लेवरेज बढ़ जाएगा, इसलिए ओवरऑल आरओई इंप्रूव कर जाएगा। तो इसमें हमें इसको नेगेटिवली नहीं लेना। इसमें हमें समझना है कि आरओए के नीचे जाने का कारण क्या था। आरओए के नीचे जाने का कारण है कि कंपनी लेवरेज बढ़ा रही है और हमेशा हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए लेवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है।
वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर पाते हैं, उसी से वो कंपनी डिफाइन होती है कि भाई ये कितनी अच्छी कंपनी है। अगर वो डेट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो एक वो बहुत बेहतरीन कंपनी है। जैसे हम देख रहे हैं, जितने भी हमारे बड़े बैंक्स हैं या बड़ी-बड़ी एनबीएफसी हैं, वो बहुत ढंग से चीज़ों को मैनेज करते हैं। वो डेट को बहुत ढंग से मैनेज करते हैं, वो ओवर लेवरेज होते नहीं है, सही टाइम पे अपना लेवरेज बढ़ाते हैं, अपने आरओई को बूस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। ये लोग अपने अभी आरओई को बूस्ट कर रहे हैं थ्रू थ्रू डेट, और इसकी वजह से इनका आरओई नीचे आया है। तो यहाँ पर कोई तकलीफ वाली बात हमें देखने को मिल नहीं रही। अच्छा जी, अगर हम इनके नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें या नेट इनकम के बारे में बात करें, तो वहाँ हमें 26% के आसपास का इंक्रीज़ देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बढ़ा भाई 27%, और यहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पर भी बढ़ा, इसीलिए हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं देखने को मिला। यहाँ पर देखो 27% के आसपास का, 26-27% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ था, बट पैट में ग्रोथ सिर्फ 24% का आया, 24% का आया, क्योंकि आपकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई। बट यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आया, छोटा मोटा इंक्रीज आता रहता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं आधार वाले केस में काफी बड़ा जंप था, तो उस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए इनका पैट बढ़ा बाय 24% ओवर वाई वाई में, ये चीज भी हमने देख ली। अब इनके अगर अच्छा इनके भी वैल्यूएशन पर बात कर लेते हैं। इनका वैल्यूएशन थोड़ा-सा आपको हायर साइड देखने को मिलेगा कि भाई ये कंपनी 4 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, वहीं जो आधार था वो 3 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा था। तो ये प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों कमांड कर पा रहा है? क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, 21% वर्सेस 23%। अब आ जाते हैं हम तीसरी कंपनी के ऊपर। तीसरी कंपनी का नाम है स्टार हाउसिंग फाइनेंस। अगर इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें, तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, 273 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, और उतना ही छोटा इनका एयूएम है। मतलब इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 500 करोड़ को क्रॉस किया था, इस क्वार्टर में इनका एयूएम बढ़ के 538 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 46% का। अब देखो 46% देखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई बहुत धमाकेदार ग्रोथ कर रहा है कंपनी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिला है। जो कंपनी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 65-70% के आसपास का ग्रोथ किया करता था, इस बार इसने सिर्फ 46% के आसपास का ग्रोथ दिखाया है। तो ग्रोथ के पेस में कमी तो आई है, और देखो जब आपका इतना छोटा बेस है ना, तो आपको धमाकेदार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाना भी है, तभी हम इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। अगर आप एक इतनी छोटी कंपनी के इन्वेस्टर बन रहे हो, आप उसमें पैसा डाल रहे हो, तो आप इतना ज्यादा रिस्क इसीलिए ले रहे हो कि आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलेंगे, और एक्सपोनेंशियल रिटर्न कब मिलेंगे? जब वो कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा। तो यहाँ पर रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ तो जरूर हुआ है, बट मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि भाई इसका क्या रीजन है, क्या कोई इस तरह के फैक्टर्स यहाँ पर अफेक्ट कर रहे थे जो ट्रांजिशनरी हो, या एक क्वार्टर में चले जाए, अगले क्वार्टर में अच्छा हमें ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल जाए, वो हमें मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। अगर हम डिस्बर्समेंट के बारे में बात करें, तो इन्होंने 33 करोड़ या 34 करोड़ रुपीस के आसपास का डिस्बर्समेंट किया। अब यहाँ पर भी थोड़ा-सा चीज़ें अच्छी नहीं लगी। पर्सनली मेरे को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इनका कहना है कि हमने एफवाय 24 में, मतलब पिछले साल, इन्होंने रफली मंथली, अगर हम डिस्बर्समेंट के बारे में बात करें, तो 15 से 20 करोड़ रुपए के आसपास का डिस्बर्समेंट किया था। चलो हम लोअर रेंज पकड़ लेते हैं, हम 15 करोड़ रुपए के आसपास पकड़ लेते हैं। तो अगर आप 15 करोड़ रुपए मंथली का डिस्बर्समेंट कर रहे हो, तो आपको 45 करोड़ रुपीस के आसपास का डिस्बर्समेंट करना चाहिए था, अज्यूमिंग अ ग्रोथ ऑफ 0%। बट यहाँ पर हुआ कितना? 34% के आसपास का, 34% के आसपास, 34 करोड़ रुपीस के आसपास का ही डिस्बर्समेंट हुआ। तो थोड़ा सा कम है, आपने 8-9 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट कम किया, वो भी ऑन द लोअर लेवल। तो ये थोड़ा सा चीज मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगी। बट यहाँ में आगे चल के देखना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या है, और क्या ये एक क्वार्टर का फिनोमेना था या 2 क्वार्टर का फिनोमेना था, आगे चल के क्या चीजें ठीक हो जाएंगी या नहीं होंगी, उस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये कंपनी इतना ज्यादा छोटा है कि जैसे हमने बाकी कंपनियों में देखा कि भाई लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे रहे हैं, या फिर स्मॉल बिजनेस लोन दे रहे हैं, या एमएसएमई लोन दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये 100% रिटेल फाइनेंसिंग करते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ घर के लिए लोन देता है। 1% इनका जरूर बुक है जो होलसेल बुक है, जिसमें ये थोड़ा सा बड़े टिकट साइज का लोन दे देते हैं, बट 99% ऑफ द लोन बुक इज रिटेल ओरिएंटेड, क्योंकि जब आपके पास इतना छोटा सा लोन बुक है, आपके पास इनॉर्मस स्कोप है ग्रोथ करने के लिए। आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका ब्रेड एंड बटर सेगमेंट है, आप उसी को पकड़ के आगे बहुत लंबे समय तक ग्रोथ कर सकते हो, और यही वो कंपनी करना भी चाह रही है। ये चीज भी हमने समझ की। अगर हम और देखें थोड़ा सा, तो कंपनी थोड़े से लंबे टेन्योर का लोन देना चाहती है। जैसे अगर हम आवास वगैरह को देखें, आवास इतना लंबा लोन नहीं देती कि भाई 20 साल का लोन दे दे। वो 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, इतना ही लोन देती है। बट अगर हम इनका देखें, तो इनके 52% तो ऐसे लोन है
जो 15 से 20 साल के टेन्योर पे दिए हुए हैं। तो बहुत लंबे टेन्योर का भी ये लोग लोन करते हैं, ये चीज़ भी हमने देख ली। अगर हम देखें तो इनका 93% ऑफ द लोन आर ऑफ टिकट साइज़ लेस दैन 25 लाख, ये चीज़ भी हमने समझ ली। इनके अगर हम टॉप स्टेट्स देखें, तो हमें पता चलेगा ये हाइली कॉन्सन्ट्रेटेड कंपनी है। 65% ऑफ द लोन कम फ्रॉम अ सिंगल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट 65%, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेशन है। 11% एमपी से आता है, 9% राजस्थान से आता है, 5% तमिलनाडु से आता है, 5% गुजरात से आता है और रिमेनिंग 4% आता है दिल्ली एनसीआर वाले रीजन से। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अब देखो, ऐसे अगर हम बोलने जाएँ कि भाई ऐसे तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रिस्की है, कंपनी को डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, कंपनी को नई-नई ज्योग्राफीज़ में जाना चाहिए। बट ये वो कंडीशन होती है जब आपकी कंपनी बजाज फाइनेंस के लेवल पे पहुँच गई हो या आपकी कंपनी एटलीस्ट बजाज फाइनेंस नहीं तो 5 स्टार या 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस के लेवल पे पहुँच गई हो या मतलब 50-60 हज़ार करोड़ रुपए के आस-पास का उसका मार्केट कैप बन गया हो। तब जाके वो पैन इंडिया प्रेज़ेंस के बारे में सोच सकते हैं। अभी कंपनी का मार्केट कैप 300 करोड़ रुपए का है, 500 साढ़े 500 करोड़ रुपए के आसपास का इन लोगों का एयूएम है, इन लोगों का पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं हो सकता। तो हमें हर कंपनी के हिसाब से पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे, अपनी थिंकिंग को काम पे लगाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब आप एक ऐसी कंपनी पकड़ने जा रहे हो, जो आज 3-4 स्टेट में प्रेजेंस है, मेजर कंसंट्रेशन एक स्टेट से आता है, बट आगे आने वाले टाइम में शायद 10 स्टेट या 15 स्टेट या 20 स्टेट में अपना प्रेजेंस बिठाएगी और वहां से फिर ग्रोथ लाने की कोशिश करेगी। अब जब आप इतना छोटा कंपनी पकड़ते हो तो आपके लिए रूम ऑफ ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है, स्कोप ऑफ ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है, कि आपने सिर्फ महाराष्ट्र या 3-4-5 स्टेट से ही 45% 50% एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 70% के आसपास का भी ग्रोथ लेके आए थे। वहीं अगर 20 स्टेट में चले जाओगे या पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़ाओगे, तो कितने लंबे समय तक आप कितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। यही 50, 60, 70% के आसपास का ग्रोथ आप बहुत लंबे समय तक कर सकते हो। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। बट उसके लिए हमें वही चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई इतना लंबे समय तक का एक एनबीएफसी को ग्रोथ करने में सबसे बड़ा हर्डल आता है उनकी एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी जब तक ठीक है, कंपनी लगातार ग्रोथ कर सकती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट जैसे ही आपकी एसेट क्वालिटी बिगड़ी, आपकी सारी चीज़ों में बाढ़ बच जाती है। आपका डिस्बर्समेंट ग्रोथ नीचे आ जाता है, आपका एयूएम का पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आ जाता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम नाले में चली जाती है, कुछ नहीं कर सकते फिर आप। तो इसलिए हमेशा एसेट क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो। अगर हम देखें इनका ग्रॉस एनपीए लेवल, तो वाई-वाई लेवल पे तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिला। ग्रॉस एनपीए 1.74% के आसपास था, नेट एनपीए 1.25% के आसपास का था, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे हमें थोड़ा-सा इंक्रीज़ देखने को मिला। उसके अलावा वन प्लस डीपीडी में यहाँ पर भी इंक्रीज़ देखने को मिला, कि वन प्लस डीपीडी जो पहले 3.9% के आसपास की थी या 3.8% के आसपास की थी, एग्ज़ैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं है, बट वो 3.8 3.9 से बढ़ के 4.25% के आसपास में पहुँच गई। तो इनके जो डिफ़ॉल्ट रेट है, मतलब जो बंदा एक ईएमआई इनका मिस कर रहा है, उनका नंबर बढ़ रहा है, तो एक और प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो सकती है। और यही इसको हमें कोरिलेट करना चाहिए जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था, कि भई आप उतना डिस्बर्समेंट नहीं कर, आप उतना डिस्बर्समेंट कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आपको उतना पैसा वापस नहीं मिल पा रहा, तो आपको डर लग रहा है कि यार जो पहले बाज़ार में पैसा दिया हुआ है, पहले उसके कलेक्शन के ऊपर ध्यान दो, ग्रोथ तो हम कभी भी कर लेंगे। तो यही इन सारी कंपनियों में प्रॉब्लम होती है एसेट क्वालिटी की। अगर ये लोग अपनी एसेट क्वालिटी ढंग से मेंटेन करके चलें, तो ये लोग कितना भी ग्रो कर सकते हैं और कितने भी लंबे समय तक ग्रोथ कर सकते हैं। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि इनके लिए ग्रोथ के लिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार ग्रोथ एग्ज़ॉस्ट कर दिया हमने, हमारे पास जगह ही नहीं बची ग्रो करने की। इनके पास हमेशा प्रॉब्लम होती है एसेट क्वालिटी की, भाई हम ढंग से लोन दे नहीं पाए या ढंग से लोन रिकवर नहीं कर पाए, इसकी वजह से हमारा भंटादार हो गया, इसकी वजह से हमारी थोड़ी-सी चीज़ें खराब हो। चलिए, अगर इनकी लेवरेज के बारे में बात करें तो इनका तो बहुत ही कम लेवरेज है, 2.8 टाइम्स लेवरेज है ये कंपनी, जो 6 टू 7 टाइम्स लेवरेज तक जा सकते हैं और इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे बैंकों से कोलैबोरेशन है, इनकी पार्टनरशिप है, जहाँ से इनको इनफ फंडिंग मिल जाएगी। तो फंडिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है, लेवरेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, स्कोप ऑफ ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन करके चलें। ये जो वन प्लस टीपीटी बकेट है, इनको वापस वो 4% के नीचे वाले मार्क पे ले आएँ और फिर अपनी जो एयूएम ग्रोथ है, उसको वापस रैंप अप करें, वही 50, 60, 70% के आसपास का ग्रोथ लेके आएँ विद अ डिस्बर्समेंट ग्रोथ ऑफ लेट्स से 10% या 20%। वहाँ पर हमें फिर वही 40, 50, 60 करोड़ रुपए के आसपास का डिस्बर्समेंट हमें देखने को मिलना चाहिए ऑन अ क्वार्टरली लेवल। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। इनकी प्राइस टू बुक के बारे में बात करें तो लेस दैन 2 के प्राइस टू बुक पे ये कंपनी बिक रहा है।
और यहाँ पर कहानी वही है कि भाई बहुत छोटा-सा कंपनी है, तो इसको एग्ज़ैक्टली प्राइस टू बुक के लेवल पे देखने का कोई सेंस बनता भी नहीं है। अगर ये लोग एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ करेंगे ना, तो आप आज के दिन के हिसाब से देखोगे तो ये शायद आपको 0.2 टाइम प्राइस टू बुक पे भी देखने को मिल जाए। बट यहाँ पर कहानी वही है या बेट वही है कि क्या ये कंपनी अगले 5 साल भी सस्टेन कर पाएगी? क्या ये कंपनी अगले 5 साल भी बिज़नेस में रह पाएगी? अगर रह पाएगी, तो ये बहुत बढ़िया काम कर जाएगी क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी इनको कंस्ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ नहीं है कि भाई ये लोग अगर सिर्फ 5 साल इन्हीं 5 स्टेट में भी रहेंगे ना, तो भी बहुत ग्रोथ कर जाएँगे। बट इनके लिए प्रॉब्लमैटिक पार्ट इज़ देयर एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी नहीं बिगड़नी चाहिए। 5 साल में अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके चलेंगे, तो बहुत बढ़िया कंपनी बन सकता है। तो चलिए, मोटा-मोटी यही थी कहानी। आज भी हमने 3 कंपनी कवर कर ली। कल सुबह एक अर्ली मॉर्निंग वीडियो डाल देंगे। उसमें जो बची हुई 3-4 कंपनी है उसको कवर करके ये पूरा का पूरा सेक्टर खत्म करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।